today we are going to start respiration. ये हमारा लाइफ प्रोसेस जो वीडियो है उसकी सीरीज का थर्ड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशन कवर किया है. सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डाइजेशन कवर किया है. नाउ इन द थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू कवर रेस्पिरेशन. सबसे पहले रेस्पिरेशन होती क्या है? हम लोग बहुत बार इन दो टर्म से कंफ्यूज होते हैं. तो वन इज ब्रीदिंग, अदर वन इज रेस्पिरेशन. और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंपली अगर हम लोग ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग बहुत सिंपल है. ब्रीदिंग क्या है? सिंपल, हम लोग ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. वी आर जस्ट इनटेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या है हमारा? ब्रीदिंग. तो हम लोगों ने सिंपल कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन का इंटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज कर दिया. दिस इज ऑक्सीजन. बट जब ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई तो इसके अंदर जो प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन गई सेलुलर लेवल तक. सबसे पहले हमारे लंग्स में गई, लंग्स से हमारे ब्लड में गई, ब्लड से हमारे हार्ट सेल तक गई, सेलुलर लेवल तक पहुंची. उसके बाद उस सीजन ने हमारे हर माइट्रोकॉन्ड्रिया, जहां पर पावर हाउस ऑफ सेल, जहां पर हमारी एनर्जी स्टोर थी, उसको रिलीज किया. मतलब ऑक्सीजन गई, वहां से ब्लड तक गई, उसके बाद वहां से एनर्जी रिलीज का प्रोसेस हुआ और वहां से सेल से वापस से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होकर जब ऑक्सीजन यूज हो गई, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो वहां से जो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे पास बाहर आई. अब जो ये बीच का प्रोसेस हुआ सारा, इंक्लूडिंग दिस ऑल, दिस इज रेस्पिरेशन. पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है? सिंपल प्रोसेस हमारा ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ये मेन डिफरेंस है. अब जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन आर बेसिकली ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन जहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रही है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, राइट. और जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जहां पे रेस्पिरेशन हो रही है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है या कम है, वहां पर रेस्पिरेशन हो रही है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब आप सोच रहे हो कि मैम रेस्पिरेशन भी होगी और ऑक्सीजन की एब्सेंस पे भी होगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी. हाउ इज दैट पॉसिबल? या दिस इज एक्चुअली पॉसिबल. हम लोग अभी स्टडी करने वाले केसेस कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है. तो यहाँ पर एक तो एनर्जी रिलीज कम होती है, बिकॉज अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज क्या होती है? बहुत कम होती है. और सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कहाँ पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है. और डेफिनेटली अगर अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बात करूँ तो डेफिनेटली कहाँ हो रही है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रही है, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है. यहाँ पर एनर्जी ब्रेकडाउन हो रही है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है. और डेफिनेटली मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें दिखा रखा है. ये जो चार्ट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल था. ग्लूकोज मॉलिक्यूल था. अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या हुआ? इन साइटोप्लाज्म क्या हुआ? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन. और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6 होता है. यहाँ पर इसको 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होता है. यहाँ पर तो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक किया गया और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई. अब देखो, थ्री टाइप से हमारे पास रेस्पिरेशन होगी. तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब डेफिनेटली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रही है. माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या क्या रिलीज हुआ? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था. जैसे ही ऑक्सीजन ने आके रिएक्ट किया उसके साथ, उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज कर दिया, राइट. सो क्या था? अब सिंपल अगर इस चीज को समझो, ये था, इसके साथ ऑक्सीजन आई, इसने ब्रेक किया और ये तीन चीजों का फॉर्मेशन कर दिया, CO2, वाटर एंड एनर्जी, राइट. और देखो सेकेंड केस क्या है? जहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है. लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आप सोच सकते हो जहां पर जैसे हम, मेरे मसल्स के सेल है, अब मेरे मसल सेल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पहुंचना, जो अगर मेरी मसल्स जो है बहुत ज्यादा है, तो हर सेल के अंदर तक पहुंचना इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल, ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है. तो कुछ सेल्स होते हैं जहां पर हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. अब मान लो ऑक्सीजन जो है एनर्जी रिलीज करने का काम करती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आप रनिंग नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो. अब एक दिन क्या किया आपने? रनिंग कर ली. अब आपके बॉडी को हैबिट नहीं है ऑक्सीजन को आपके लेग्स तक पहुंचाने की. उसको नहीं पता कि आपको इतनी एनर्जी चाहिए होती है, बट आपने उस दिन कर ली रनिंग. अब जिस दिन आपने रनिंग कर ली उस दिन आपकी लेग्स को ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ी. और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे रिलीज होगी? जब ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी. ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई.
बिकॉज वहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच पाई हमारे पास। लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से आपकी लेग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन नहीं किया। इंस्टेड वहां पर क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और एनर्जी थोड़ी सी रिलीज हुई, बिकॉज आपकी टांगे तो काम कर रही थी, तो आपकी टांगों ने तो बिल्कुल नहीं बोला कि भैया। बट उसके साथ क्या हुआ, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहां पर प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाई और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए ही जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एक दिन हम लोग रनिंग कर लें या कुछ कर लें, तो हमारी जो लेग्स हैं, बॉडी है, उसमें पेन होता है। बिकॉज बॉडी को हैबिट नहीं है वहां तक, जो वो लैक्टिक एसिड जो रिलीज हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड ही में पेन कर रहा होता है। अब आप रेगुलर 3 to 4 days 5 days अगर आप रनिंग कर रहे हो, धीरे धीरे वो आपकी पेन जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप लोग रनिंग करोगे तो आपको पेन नहीं होगी, बिकॉज आपकी बॉडी को हैबिट हो गई वहां पर ऑक्सीजन, वहां उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक, उस पर्टिकुलर आपकी बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने की। तब वहां पर लैक्टिक एसिड नहीं रिलीज होगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो अब देखते हैं थर्ड केस, जहां पर एब्सेंस में ऑक्सीजन हो रही है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रही है, जो कि यीस्ट है। अब यीस्ट जो है क्या फॉर्म करेगा, ये इथेनॉल फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और एनर्जी फॉर्म करेगा। राइट, इथेनॉल का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, सो मेथ एथ दिस इज ओ एच। इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी है, तीन चीजों का फॉर्मेशन होगा। राइट, सो ये तीन तरीके से ऑक्सीजन होती है। और ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को पॉज कर थोड़ी सी रिवाइंड करके डू वॉच इट, बिकॉज इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। आई ट्राई टू गिव यू सोर्स जहां से आप चीजों को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, बेटर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होगा, जो आपने ऑक्सीजन इनहेल की वो कहाँ जाएगी, आपकी नेसल कैविटी में जाएगी। नेसल कैविटी में जाकर कहाँ जाएगी, तो सेकंड ट्रैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट ट्रैक था, सेकंड पहुंची वो जाके ट्रैकिया में। ट्रैकिया में पहुंची। ट्रैकिया जो है आपका विंड पाइप है, इसको हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं। राइट, इसको हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं। लेट मी राइट विंड पाइप है। सो विंड पाइप है, विंड पाइप से जाने के बाद जो है ऑक्सीजन डिवाइड हो गई आपकी दो ब्रोंकाइज में। दो ब्रोंकाइज है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दो लंग्स में चलेगी, ब्रोंकाइज से लंग्स में चलेगी, लंग्स में एंटर हो चुकी है ऑक्सीजन। अब लंग्स में जाने के बाद फिर से छोटी छोटी वेसल में जो ब्रोंकीज में चलेगी। अब अगर आप ब्रोंकीज के एंड में देखोगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं, अगर आप ब्रोंकीज के एंड में देखोगे, यू विल फील लाइक यहाँ पर कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही ऑक्सीजन ब्रोंकीज तक पहुंची, ये जो बैलून है, बिल्कुल बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल फूल जाएगा। और जैसे ही फूल जाएगा क्या होगा, यहां से इसके आसपास क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। इसके आसपास क्या है, ब्लड वेसल्स है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एलोवेलाई है आपकी, एलोवेलाई के यहाँ पर आसपास क्या है, इट इज ब्लड वेसल्स। अब जैसे ही ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, बलून इसका बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी। और जैसे ही हम लोग एक्सहेल करेंगे, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन गई। यू इनहेल्ड, अब हमने इनहेल किया, अब जैसे ही यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो मेरे ब्लड में जाएगी। राइट, अब जब मैं एक्सहेल करूंगी तो वहां से जो ब्लड से, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी। दिस इज हाउ फास्ट इट इज वर्किंग। हम सोच भी नहीं सकते हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म है कितने फास्ट जो है वर्क करता है। आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर कि एलोवेलाई का वर्क क्या है। तो बेसिकली एलोवेलाई इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। व्हेन द ऑक्सीजन comes from the bronchies and bronchies, this balloon like structure alveoli do the exchange of gases. This helps in exchange of gases from lungs to blood vessels, right? So यहाँ से बहुत पतली वेसल होती है, बहुत पतली लेयर होती है, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज जो है हो जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो डायफ्राम का काम क्या है, डायफ्राम का काम क्या है, आपके लंग्स को सपोर्ट देना। जैसे हम लोग इनहेल करेंगे तो डायफ्राम विल गो अप, राइट, दिस डायफ्राम विल गो अप, ऊपर जाएगा जैसे हम लोग इनहेल करेंगे। और जैसे हम लोग एक्सहेल करेंगे, यहाँ पर रिलैक्सेशन होगी और डायफ्राम आपका जाएगा डाउन। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वर्क्स इन ह्यूमन।
सो आप एक बार गो थ्रू करना, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई एम अगेन सेइंग। फिर आप देखते हैं, अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार आया था, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? हम लोग तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, लाइक एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट। बट अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो एक्वेटिक एनिमल्स डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनका ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट क्यों है? इनका जो ब्रीदिंग रेट है is faster than humans, right? Why is that so? Because हम लोग अगर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है जो एयर में डिजोल्व है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है दैट इट इज एक्चुअली लेसर देन एयर। सो इफ इट इज लेसर देन एयर तो उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले पाए। इसलिए इतने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है आपको जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये तो कैसे आपको जो प्रोसेस है कैसे कैसे जा रहा है, ऑक्सीजन एयर से आई, फिर ब्लड में गई, फिर हीमोग्लोबिन, आरबीआई, फिर आरबीसी से गई, फिर एलोबुलस, फिर गई, ये जो मैं पूरा प्रोसेस मैंने बताया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज हुई, डिजोल्व ब्लड। ठीक है, ये पूरा आपका वही वाला प्रोसेस है। तो कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जिस प्रोसेस से आपकी ऑक्सीजन आई थी, नॉस्ट्रल से आई, फिर आपके ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकाई, फिर एलोवेलाई, एलोवेलाई ने फिर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी की, फिर वो गई ब्रोंकीज में, ब्रोंकाइज में, ब्रोंकीज में, और उसके बाद वो नेसल कैविटी से बाहर आ गई। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो अगर आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, बट आई एक्चुअली डू एंड वट आई यूज टू डू ऑल्सो, अगर आपको डायग्राम्स बहुत इजीली समझ में आ गए ना, तो डायग्राम समझ के आप लोग थ्योरी कर सकते हो इजीली, राइट। पर अगर आपको थ्योरी आ गई उसके बाद डायग्राम समझना इस डिफिकल्ट है, तो एक डायग्राम एक पिक्चर देता है आपको ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से कैसे कैसे चीजें हो रही है, राइट। तो डायग्राम्स को बिल्कुल लाइटली मत लेना। आपकी साइंस बुक में जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में, ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी में से ही लिए होते हैं, तो डायग्राम्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। आपको कोई भी डायग्राम है उसको अच्छे से गो थ्रू करना है, right? So hope you like this video. See you in the next video. Till then, bye bye.